नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव क्लासेस बूंदी पर। दोस्तों, आज अपन फिजिक्स का एक पहला चैप्टर वेव्स अर्थात तरंगे स्टार्ट करने वाले हैं और यह चैप्टर सभी एग्जाम्स में आने वाला है। रीट, पटवार, वनपाल, वनरक्षक सभी एग्जाम्स में ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको मेरे साथ में ध्यान से पढ़ते हो तो इससे कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। दोस्तों, ये मैं आपसे कह सकता हूं। फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर हमने उठाया क्योंकि अभी तक पहला चैप्टर अपने एक इंट्रोडक्शन पढ़ा जिसके अंदर यूनिट्स एंड मेजरमेंट अर्थात मात्रक पढ़े और उसके बाद अपन ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट जिसका नाम है वेव्स अर्थात तरंगे। तरंगे मैंने आपको बताई कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की तरंगे होती है। तरंगों की संख्या 2 प्रकार की होती है। अब एक होती है यांत्रिक तरंगे, एक होती है अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे कौन सी होती है? यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती है जिन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। आप तो एक याद रखो कि यांत्रिक तरंग दिमाग में आते हैं, आपके दिमाग में ध्वनि आ जानी चाहिए। यांत्रिक तरंग आते ही दिमाग में ध्वनि आ जानी चाहिए क्योंकि यांत्रिक तरंगों का उदाहरण होती है ध्वनि। यांत्रिक तरंगों का उदाहरण होती है ध्वनि क्योंकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। कैसे पता करेंगे सर? कभी आप गाड़ी के अंदर बैठे हो और जब गाड़ी के अंदर बैठे रहते हो और एक जना आपकी गाड़ी के अंदर है और आप गाड़ी के बाहर हो, गाड़ी का आपने बंद कर दिया। कांच बंद करने के बाद देखा होगा कि आपकी आवाज ना तो उस तक पहुंचती है ना उसकी आवाज अपने तक पहुंचती है। क्या कारण होता है? क्योंकि ध्वनि को संचरण करने के लिए या ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जब आपने कांच ही बंद कर दिया तो माध्यम नहीं मिल पा रहा है ध्वनि को यहां से वहां तक जाने के लिए। जब माध्यम नहीं मिल पा रहा है तो ध्वनि का संचरण नहीं हो पा रहा है और संचरण नहीं हो रहा है तो ध्वनि आ नहीं रही है। इसीलिए ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे हैं क्योंकि इनको माध्यम की आवश्यकता होती है। अर्थात यह निर्वात में प्रवाहित नहीं हो सकती। अर्थात यह निर्वात में प्रवाहित नहीं हो सकती। कौन सी तरंगे कहलाती है? यांत्रिक तरंगे कहलाती है। एग्जाम्पल लिख देंगे ध्वनि। एग्जाम्पल क्या हो जाएगी? ध्वनि। अभी मैंने आपको बताया कि यांत्रिक तरंगे क्या होती है। अब मैं आपको बताता हूं अयांत्रिक तरंगे कौन सी होती है। भाई, इसका जस्ट उल्टा होती है। यांत्रिक तरंगों का जस्ट उल्टा होती है अयांत्रिक तरंगे। बताओ वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब उनमें संचरण ऐसे ही हो जाता है, माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं है। इसका मतलब यह निर्वात में भी प्रवाह हो सकता है। निर्वात में भी गमन कर सकती है। एग्जाम्पल प्रकाश। ध्यान दे मेरी बात को कि यांत्रिक तरंगों का उदाहरण होती है ध्वनि क्योंकि इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन अयांत्रिक तरंगे वे होती है जिन्हें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ऑटोमेटिक ही निर्वात में भी गमन कर सकती है। आपने देखा होगा कि अंतरिक्ष वगैरह के अंदर जब हम जाते हैं तो वहां पर ध्वनि सुनाई नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि वहां पर माध्यम नहीं होता है। जब माध्यम नहीं है तो ध्वनि
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा ही नहीं सकती, क्योंकि माध्यम नहीं है, इसीलिए वहां पर ध्वनि सुनाई नहीं देती है। और ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंगों का उदाहरण है और अयांत्रिक तरंगों का उदाहरण होता है प्रकाश। बोलो समझ में आ गया क्या इतनी बातें? अब दो प्रकार की तरंगे होती है, एक होती है अनुप्रस्थ तरंगे और एक प्रकार की होती है अनुदैर्घ्य तरंगे। दो प्रकार की तरंगे होती है, एक होती है अनुप्रस्थ तरंगे और एक होती है अनुदैर्घ्य तरंगे। सर ये क्या है? अरे ये क्या है तो आप बातें सुनेंगे। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है और अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती है? जैसे दोस्तों तरंग इधर गति कर रही है, ऐसे तरंग गति कर रही है और सभी कण इस तरंग के अगर लंबवत गति करते हैं, सभी कण इस तरंग के लंबवत गति करते हैं, माध्यम के जो सभी कण हैं वो इस तरंग के लंबवत गति करते हैं, तो वो कौन सी कहलाती है? अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। अर्थात माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत गति करते हैं। लेकिन प्रश्न इससे परिभाषा से तो प्रश्न आएगा ही नहीं, आपसे सीधा पूछा जाएगा कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है या अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, या क्या पूछा जाएगा सर कि ध्वनि अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है या फिर अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, यह पूछा जाएगा बस। और मैं आपको उसकी ट्रिक बता देता हूं। देखो इसके अंदर प्र दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देखो इसके अंदर प्र दिख रहा है ना, तो अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण होता है प्रकाश। बताओ समझ में आ गया क्या? और देखो इसमें ध दिख रहा है, ध का मतलब हो जाएगा ध्वनि, ध का मतलब क्या हो जाएगा? ध्वनि ध्वनि ध्वनि, ध का मतलब क्या हो जाएगा? ध्वनि। तो ये जो ध्वनि होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है? अनुदैर्घ्य तरंगों का एग्जाम्पल होता है। समझ में आ गया क्या? इसमें प्र दिख रहा है, इसका मतलब प्रकाश किसका उदाहरण होता है? अनुप्रस्थ तरंगों का। और इसमें ध दिख रहा है, इसी वजह से ध्वनि किसका एग्जाम्पल होता है? अनुदैर्घ्य तरंगों का एग्जाम्पल होता है। और अनुदैर्घ्य तरंगे कौन सी होती है? माध्यम के कण तरंग की दिशा में गति करते हैं। समझ में नहीं आया? देखो एक बार कैसे करते हैं, और इसका एग्जांपल ध्वनि देखना भी। कहीं पर डीजे बज रहा है और डीजे बज रहा है और आपके फोन आ गया, मान लो डीजे बज रहा है और आपके फोन आ गया, तो आप क्या करते हो? जैसे मान लो कोई ट्रैक्टर वेक्टर है, किसी में भी डीजे रखा हुआ है, इधर डीजे बज रहा है तो आप कहां चले जाते हो? उसके आगे चले जाते हो, इधर पीछे की साइड। तो डीजे के पीछे जाकर के आराम से बात कर सकते हो आप। क्यों? क्योंकि उसमें जो ध्वनि के जो सारे कण है ना, वो सभी एक ही दिशा में गति करते हैं। इसी वजह से वो कौन से का होता है एग्जाम्पल? अनुदैर्घ्य का होता है। देखो माध्यम के कण तरंग की दिशा में ही गति करते हैं। इसी वजह से मान लो जैसे ये डीजे है और इस डीजे के इधर की साइड आवाज आ रही है ना, अगर आपके फोन आ जाता है तो आप इस डीजे के पीछे की साइड आ जाओ। जैसे पीछे आओगे आवाज बंद हो जाएगी, क्योंकि ध्वनि जो होती है इसमें सभी माध्यम के कण जिधर तरंग बह रही है उधर ही गति करते रहते हैं। इसी वजह से इधर आकर के आप बात कर सकते हो। इसलिए किसका एग्जाम्पल है? ये अनुदैर्घ्य तरंगों का एग्जाम्पल है। परिभाषा से प्रश्न नहीं बनेगा, ट्रिक सीधी याद करनी है। प्र दिख गया, प्रकाश का उदाहरण, ध दिख गया, अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। बोलो समझ में आ गया क्या? आगे बढ़े भाई। देखिए अब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं साउंड, हिंदी में कहते हैं इसको ध्वनि, हिंदी में कहते हैं इसको ध्वनि। और ये चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं। आराम से पढ़ेंगे, बिंदास होकर के पढ़ना है, कोई टेंशन लेनी नहीं है। आराम से ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अभी जो पढ़ाया उसको 3 बातों को मैं यहां लिख देता हूं, आप खुद बताना क्या मैंने सही लिखा। साउंड यांत्रिक तरंगों का उदाहरण है। साउंड किसका एग्जाम्पल है भाई? मुझे तो आप ही बता दो। यांत्रिक तरंगों का एग्जाम्पल है, क्योंकि तरंगे 2 प्रकार की बताई थी ना अभी, एक होती है यांत्रिक तरंगे, एक होती है अयांत्रिक तरंगे। सर यांत्रिक तरंगे कौन सी होती है? जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और अभी एक्सप्लेन करके बताया था कि ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला एग्जाम्पल है, अगली बात है
साउंड अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। बताओ ये भी बात समझ में आ गई क्या? मैंने बताया था ध के अंदर ध दिख रहा है और इसमें भी ध दिख रहा है, इसका मतलब जो साउंड है वो किसका एग्जाम्पल है भाई? अनुदैर्घ्य तरंगों का एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा होगा सभी को? सभी को समझ में आ रहा है भाई? नेक्स्ट, साउंड की चाल सबसे ज्यादा होती है ठोस में, फिर होती है द्रव में, और फिर होती है गैस में। जो साउंड है उसकी चाल सबसे ज्यादा ठोस में होती है, फिर द्रव में होती है, और फिर सबसे कम किस में होती है? गैस में होती है। इसमें 5130 होती है, इसमें 4180 होती है, और इसमें 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। बाद में नोट बनवा के लिखा दूंगा, चलो इसको मैं अभी बढ़िया से नोट होने दो तैयार। सबसे ज्यादा आपसे सीधा पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जा सकता है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? स्टील में। फिर पूछा जाएगा पानी में, फिर उसमें पूछा जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, और फिर डी पूछा जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि स्टील में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ठोस में सर्वाधिक होती है। बोलो भाई, सभी को याद हो जाएंगे सभी पॉइंट? सभी आपको फिजिक्स एक नॉर्मल अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई सब्जेक्ट है, तो आप उसको आराम से पढ़ सकते हो भाई। आज ये टॉपिक बिल्कुल खत्म कर देंगे। आज के बाद इस टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कभी भी समस्या नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे भाई। ध्वनि के प्रकार पढ़ेंगे। तीन प्रकार की तरंगे होती है या तीन प्रकार की ध्वनि होती है। सबसे पहली अवश्रव्य तरंगे या अवश्रव्य ध्वनि, दूसरी होती है श्रव्य, और तीसरी होती है पराश्रव्य। सर अवश्रव्य का मतलब क्या हो गया? जिन भी ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से, देखो भाई आवृत्ति का मात्रक होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति जैसे मेरा हाथ है और 1 सेकंड में कितनी बार फड़फड़ा रहा है, इसका मतलब 1 सेकंड के अंदर इसके द्वारा की गई गति क्या कहलाएगी? आवृत्ति कहलाएगी। 1 सेकंड में टोटल कंपनों की संख्या कितनी कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। और आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है भाई? हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज, जिसको HZ से लिखा जाता है। तो बताओ, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, कौन सी कहलाती है? अवश्रव्य कहलाती है। जिन तरंगों की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य हो, वो कौन सी कहलाती है? श्रव्य तरंगे कहलाती है। और जिन तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, वो कौन सी कहलाएगी? पराश्रव्य कहलाएगी। बिल्कुल आसान है, आराम से, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर ध्वनि कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। सबसे पहली पड़ी अवश्रव्य, दूसरी पड़ी श्रव्य, तीसरी पड़ी पराश्रव्य। बिल्कुल आसान।
सर अवश्रव्य का मतलब हो गया कम। देखो कभी मान लो भूकंप आता है ना, अपने को पता नहीं लगता है, लेकिन कुत्ते वगैरह को पता लग जाता है, क्योंकि इस अवश्रव्य ध्वनि को भी कुत्ते वगैरह सुन सकते हैं, लेकिन अवश्रव्य ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं। हम केवल श्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। जिस ध्वनि की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है ना, उसी को हम सुन सकते हैं, इसलिए श्रव्य कहलाती है। और अवश्रव्य को केवल कुत्ते बिल्लियां वगैरह ये सुन सकते हैं, क्योंकि जब भी तो भूकंप वगैरह आता है तो उनको पता लग जाता है, क्योंकि वो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति को भी सुन सकते हैं, और हम तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य की आवृत्ति वाली तरंगों को ही सुन सकते हैं। और ये पराश्रव्य ध्वनि तरंगे कौन सी होती है? जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, वो कौन सी तरंगे होती है? पराश्रव्य ध्वनि तरंगे होती है। कि सर पराश्रव्य जो ध्वनि तरंगे होती है ना, ये क्या काम आती है? इनका बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में उपयोग है भाई। एक बार समझना ध्यान से मेरी बात को। अपने पेट के अंदर गिठान हो जाती है ना, पेट में अपने ट्यूमर हो जाती है ना, ट्यूमर पेट वगैरह में कहीं पर भी अपने ट्यूमर हो जाती है ना, गिठान हो जाती है। उस गिठान का पता कैसे लगाया जाता है? इस पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को पेट के अंदर या शरीर के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे कि उस ट्यूमर का गांठ का पता लग जाता है। मान लो जैसे कोई भी एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के अंदर मान लो अब जैसे कोई एरोप्लेन आएगी या एरोप्लेन जाएगी, तो उस टाइम क्या होगा? एरोप्लेन आएगी या जाएगी तो कोहरा होता है सर्दियों के अंदर, तो जब वो कोहरा होता है तो उस कोहरे को साफ ऐसे थोड़ी ना करेंगे कि वो हो जाएगा आराम से, नहीं, उस कोहरे को जो साफ किया जाता है वो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के द्वारा ही उस कोहरे को साफ किया जाता है। भाई समझ में आ गई? तो एयरपोर्ट पर कोहरे को साफ करने में। सर और किस में आता है ये? अल्ट्रासोनोग्राफी में। अल्ट्रासोनोग्राफी सर ये क्या होती है? नॉर्मल सी बात है, अल्ट्रासोनोग्राफी सभी जानते हैं। उसके अंदर भी किसका प्रयोग करेंगे? पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग करेंगे। एक और इसका प्रयोग है सर, बहुत बढ़िया है, पेपर में पूछा जाता है, सोनार में इसका प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोनार के अंदर भी पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। क्या सर सोनार क्या है? सोनार के बारे में समझो भाई एक बार, सोनार के बारे में समझ लेंगे। सोनार के बारे में देखो, इसके बारे में एक बात तो क्या लिखेंगे? किसका उदाहरण है ये? पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उदाहरण है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उदाहरण है सोनार। अगला सर ये क्या काम आता है? ये देखो अब जैसे मान लो समुद्र में कोई चीज गिर गई या कुछ भी गिर गई, तो उसमें पता किससे लगाते हैं? सोनार से ही लगाते हैं। तो समुद्र में पनडुब्बियों का पता लगाने में ऐसे ध्यान रख लेना। देखो एस फॉर सोनार और एस फॉर सी। सी का मतलब क्या होता है? समुद्र। तो समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है, और यह पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उदाहरण है। एक पेपर ने तो हद ही कर दी, सोनार की फुल फॉर्म ही पूछ ली, तो यह भी लिख लेंगे आप, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। सीधा पूछा जाएगा सोनार की फुल फॉर्म बताओ, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने, समुद्र में पनडुब्बियों का पता लगाने, और पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उदाहरण है सोनार। सभी को समझ में आ गया होगा। ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की बताई, अवश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। ये पराश्रव्य ध्वनि तरंगे और क्या काम आती है सर? चमगादड़ को रात में दिखाई नहीं देता है, आपको पता होगा, चमगादड़ को रात में दिखाई नहीं देता है। ये क्या करता है? पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को निकालता है, और पराश्रव्य ध्वनि तरंगे जब जाकर के
जैसे इसको मान लो जैसे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे से निकाली, किसी दीवार से टकराई और टकराने के बाद वापस से जब आती है तो इसको सिग्नल मिल जाता है। इसी प्रकार इसको रात को दिखाई देता है, अन्यथा इसको रात को दिखाई नहीं देता है। यह भी कौन सी तरंगे निकालता है? पराश्रव्य ध्वनि तरंगे चमगादड़ निकालता है। भाई समझ में आ गया होगा सभी को। आ जाओ भाई आगे। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं ध्वनि की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक। ध्वनि की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक समझना, मैं प्रत्येक चीज का कंसेप्ट क्लियर करता हुआ चलूंगा भाई, मेरी खासियत यही है, मैं आपको रटाऊंगा एक भी चीज नहीं, मैं आपका प्रत्येक चीज का कंसेप्ट क्लियर करता हुआ चलूंगा। ऐसे सीधे सीधे रटाऊंगा नहीं, ताप बढ़ जाता है तो ध्वनि की तीव्रता कम, ऐसा कुछ भी नहीं रटाऊंगा, मैं आपको हर एक चीज का कंसेप्ट समझाऊंगा। जैसे मैं आपको कह भी देता कि पराश्रव्य ध्वनि तरंगे जो है चमगादड़ निकालता है, लेकिन मैंने आपको फैक्ट बताया कि कैसे उसको पता लगता है। ये सभी चीजें मेरी क्वालिटी है भाई। देखिए एक बार ध्यान से, सबसे पहला ध्वनि को तीव्रता को प्रभावित करने वाले में सबसे पहला हम देख लेते हैं दाब। सर दाब का क्या फर्क पड़ता है? इससे पहले आप ताप समझो और अच्छे से समझ में आएगा। ताप समझो, देखना आप, ताप बढ़ाने पर सर ध्वनि की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? यूं बता दो आप तो हमको कि ध्वनि की तीव्रता पर ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सर जैसे मान लीजिए ये कोई डिब्बा रखा हुआ है, इसके अंदर पानी है, आपने इसको नीचे से गर्म करना स्टार्ट करा, कर दिया नीचे से गर्म करना स्टार्ट। अब क्या होगा? आप नीचे से गर्म करा, इसका मतलब ताप दिया आपने। जैसे ही ताप देगा ये सभी कण आपस में टकराएंगे, कुछ समय बाद टकराना स्टार्ट हो जाएंगे, आपस में टक्कर करना स्टार्ट हो जाएंगे। जब टक्कर करेंगे तो ध्वनि उत्पन्न होगी। अरे टक्कर करेंगे तो ध्वनि उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब यह है कि अगर मैं ताप बढ़ाता हूं तो ध्वनि भी बढ़ेगी, ताप बढ़ाऊंगा तो ध्वनि भी बढ़ेगी। ये चाहता तो मैं आपको सीधा रटा भी देता, लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया कि सर अगर आप ताप बढ़ा रहे हो, अगर आप ताप बढ़ा रहे हो तो प्रत्येक कण क्या होगा? जल्दी जल्दी गति करेगा, जल्दी जल्दी गति करेगा तो आपस में टकराएगा और टकराने से ध्वनि उत्पन्न होगी। अगर आप और ताप बढ़ाओगे तो और ज्यादा टकराएंगे, और ज्यादा ताप बढ़ाओगे तो और ज्यादा टकराएंगे। इसका मतलब सर ये बात है कि अगर आप ताप बढ़ा रहे हो तो ध्वनि की तीव्रता भी बढ़ रही है। समझ में आ गया होगा भैया आपको। ताप बढ़ाने पर ध्वनि की तीव्रता, अब समझ में आ गया होगा, बढ़ती है। एक डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर 0.61 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। ध्यान रखेंगे इस बात को, नॉर्मल एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब एग्जाम्स का लेवल बढ़ा सकता है तो एग्जामिनर सीधा पूछ सकता है कि सर आपने 1 सेंटीग्रेड नीचे से ताप बढ़ा दिया तो बताओ ध्वनि की तीव्रता पहले से कितनी बढ़ जाएगी? तो बताओ 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगी। और क्यों बढ़ती है देखो, मैंने अभी आपको समझा दिया सभी चीजें। बोलो मजा आ रहा है क्या भाई? ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट आएगा अपने पास आर्द्रता। इसको बोल सकते हो आप नमी। देखना इसको भी कैसे समझाता हूं मैं, सीधा रटाऊंगा नहीं, समझना ध्यान से। सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह ट्रेन आ रही है, तो उस टाइम ट्रेन की आवाज सुनना आप, ठीक है। फिर शाम हो रही है और शाम को फिर आप क्या करना, फिर ट्रेन की आवाज सुनना। आपको पता लगेगा कि सुबह के टाइम आपको ट्रेन की आवाज ज्यादा आती है, या फिर आप रात को 12 बजे बाद सुनना। अर्थात जब जब नमी ज्यादा होती है, जब जब नमी या आर्द्रता ज्यादा होती है, ध्वनि ज्यादा आती है, ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? ज्यादा होती है, ध्वनि की तीव्रता ज्यादा होती है। तो इसमें मैंने लिख देंगे आर्द्रता बढ़ने पर
ध्वनि की तीव्रता बढ़ती है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाए कि आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है, आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया भाई? इतनी बातें बढ़िया क्लियर हो गई ना कि सर सुबह सुबह का टाइम होता है, सुबह सुबह तापमान कम है, जब तापमान कम है तो कण टकराएंगे नहीं, तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी, तो ध्वनि की तीव्रता कम। जब आप धीरे धीरे आर्द्रता बढ़ेगी तो तापमान बढ़ जाएगा, जब तापमान बढ़ जाएगा तो कण आपस में ज्यादा टकराएंगे, और ज्यादा टकराएंगे तो ध्वनि ज्यादा उत्पन्न होगी, तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और तीसरा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना भाई, दाब। तीसरा है दाब। क्या करना है सर? दाब बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना, सीधी सीधी एक बात ध्यान रखनी है। अगर प्रश्न ऐसा पूछता है सीधा सीधा, क्या बोलेगा देखना, प्रश्न कैसे पूछता है? यदि दाब बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की तीव्रता ऑप्शन नंबर 1 बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी घट जाएगी, ऑप्शन नंबर सी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ऑप्शन नंबर डी घट या बढ़ सकती है, घट या बढ़ सकती है। क्या ऑप्शन आएगा? हमेशा ध्यान रखें, दाब का ध्वनि तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब का ध्वनि तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, दाब चाहे कितना बढ़ा दो, ध्वनि का कोई रिलेशन नहीं है, दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई। नेक्स्ट, आगे अपना चैप्टर है, आगे अपना टॉपिक चल रहा है ध्वनि के गुण। अभी तक कोई भी चीज रटाई नहीं है भाई, मैंने आपको प्रत्येक चीज का कंसेप्ट क्लियर करता हुआ चल रहा हूं, और इस टॉपिक को एक ही वीडियो के अंदर खत्म कर दूंगा मैं, इस चैप्टर को। बस आप ध्यान से चीजों को पढ़ते रहो, बस एक ही चैप्टर के अंदर खत्म कर देंगे इन सब चीजों को अपन, और आपके आराम से नंबर पक्के हो जाएंगे इससे। ठीक है, पढ़ो। तीव्रता, ये तो सभी जानते होंगे आप कि ध्वनि की तीव्रता क्या होती है। ध्वनि के मंद या तेज होने का गुण तीव्रता कहलाती है। अरे नॉर्मल सी बात है ना, अगर मैं बोलता हूं कि मेरी ध्वनि तेज हो गई, इसका मतलब तीव्रता ज्यादा है, मेरी ध्वनि कम हो गई, इसका मतलब तीव्रता कम है। यही तो बात बताई मैंने आपसे कि तीव्रता का मतलब क्या है। तीव्रता का मतलब यही है कि अगर ध्वनि अगर बढ़ गई, इसका मतलब ज्यादा तीव्र ध्वनि है, ध्वनि अगर कम हो गई, इसका मतलब कम तीव्र ध्वनि है। तो तीव्रता का मतलब क्या होगा? ध्वनि के मंद या तेज होने का गुण कौन सा गुण कहलाता है? तीव्रता का गुण कहलाता है। ध्वनि की तीव्रता को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। ध्यान दें आप मेरी बात को। ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। डेसिबल के अलावा एक और मात्रक ध्यान रखेंगे आप, एक मात्रक होता है इसका बेल, कई जगह इसको ब्रेल भी बोल देते हैं, और एक मात्रक होता है इसका नेत्र। तो ध्वनि की तीव्रता को वैसे अधिकतर एग्जाम्स में डेसिबल ही पूछा जाएगा, लेकिन मान लो एग्जाम्स का थोड़ा सा अगर लेवल स्टैंडर्ड करके चलेगा तो आपसे पूछा जा सकता है कि बेल किसका मात्रक है या नेत्र किसका मात्रक है। सभी ध्वनि की तीव्रता को मापने के मात्रक है भाई।
समझ में आ रहा है सभी को? हाँ जी। ध्वनि की तीव्रता अगर मान लो जैसे WHO ने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है भाई, WHO के अनुसार सामान्य बातचीत में ध्वनि की तीव्रता 25 से 35 डेसिबल होती है। सामान्य बातचीत करते हैं तो ध्वनि की तीव्रता 25 से 35 डेसिबल होती है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। और इस इन्हीं WHO के अनुसार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जेनेवा में, आगे देखो, WHO के अनुसार स्वास्थ्य के लिए उचित बताई गई है 45 डेसिबल। डेसिबल को डीबी से व्यक्त करते हैं। डेसिबल को किससे व्यक्त करते हैं? डीबी से। तो जो 45 डेसिबल की जो ध्वनि होती है यह स्वास्थ्य के लिए उचित बताई गई है भाई। 45 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को शोर की संज्ञा दी गई है। सीधा याद रखना है, आपसे पूछा क्या जाएगा कि कितने डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को शोर की संज्ञा दी गई है, तो 45 डेसिबल से ऊपर की को। जो 100 डेसिबल होता है, अगर इतनी ध्वनि आप किसी को सुना देते हो, इसका मतलब वो पागल हो जाएगा भाई, पागल हो जाएगा। तो पागलपन के लिए जो, अगर कोई किसी को पागल करना हो ना, तुम में से मान लो किसी को पागल करना है तो उसको 100 डेसिबल की ध्वनि सुना देना, पागल हो जाएगा। तो 100 डेसिबल की ध्वनि होती है पागलपन। ऐसे एयरपोर्ट की वगैरह की, ठीक है, वो ज्यादा याद नहीं करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इतनी ध्यान रखनी है। सामान्य बातचीत में 25 से 35, स्वास्थ्य के लिए उचित 45, 45 से ऊपर शोर की संज्ञा, और 100 डेसिबल क्या हो जाएगा? पागलपन के लिए होता है। तो डेसिबल होता है, बेल होता है और नेतर होता है भाई। नेक्स्ट, तारत्व। अगला गुण आता है, तीव्रता पढ़ ली, अब अपन पढ़ते हैं तारत्व, पिच। अब मैं आज आपको बताता हूं कि महिलाओं की और पुरुषों की आवाज में महिलाओं की आवाज पतली क्यों होती है। महिलाओं की आवाज इसलिए पतली होती है दोस्तों, क्योंकि उनकी आवाज में जो पिच होता है, जो तारत्व होता है, वो क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। महिलाओं की जो आवाज होती है, जो महिलाएं होती है, इनकी आवाज में तारत्व, पिच अधिक होता है, इसलिए इनकी आवाज पतली होती है। और पुरुष तारत्व कम होता है, इसीलिए इनकी आवाज भारी होती है। अरे देखो, आपने देखा होगा महिलाओं की आवाज कानों को चुभन पैदा करती है कि नहीं करती है? एक अगर मास्टर पढ़ा रहा है तो उसकी आवाज कभी भी चुभेगी नहीं कानों को, लेकिन एक महिला अगर आपको पढ़ा रही है तो उसकी आवाज चुभती है कानों को। क्यों चुभती है? क्योंकि उसकी आवाज में या उनकी आवाज में पिच क्या होता है? ज्यादा होता है, इसलिए उनकी आवाज पतली होती है। और पुरुष में तारत्व कम होता है, इसलिए उनकी आवाज क्या होती है? भारी होती है। सबसे अधिक तारत्व होता है मच्छर में। आपने देखा होगा कितनी तीखी आवाज होती है। कान के पास आकर के जब वो गाना सुनाने का प्रयास करता है तो अपने को कितना चिड़चिड़ापन महसूस होता है, क्योंकि उनकी आवाज में पिच क्या होता है? ज्यादा होता है। तो तारत्व का मतलब हो गया आवाज का पतलापन। आवाज का पतलापन। तो पिच या तारत्व का तात्पर्य है आवाज का पतलापन होने से। महिलाओं का तारत्व ज्यादा, आवाज पतली होती है। ये पूछा भी गया है आरटीटी के पेपर में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे अगला देखेंगे भाई, गुणता। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुणता। जैसे मान लीजिए आप घर के बाहर हो और कोई कुत्ता चिल्ला रहा है भाई। क्या कर रहा है? कुत्ता चिल्ला रहा है। अगर वो कुत्ता चिल्ला रहा है तो आपको पता लग जाएगा कि वो कुत्ता चिल्ला रहा है।
अगर वो बिल्ली चिल्ला रही है तो आपको पता लग जाएगा कि वो बिल्ली चिल्ला रही है। मान लो आप बैठे हो, आपके किसी का फोन आ गया, मान लो किसी का फोन आ गया, तो फोन पे अगर आपने पहले उनसे बात करी हुई है, अगर वो नाम भी नहीं बताएंगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि ये फोन किसका है। और अगर आपने कभी उनसे बात नहीं करी है और फोन आ गया तो आपको कभी पता नहीं लगेगा। तो जो ध्वनि को जो पहचानने का गुण होता है वही गुणता कहलाता है, गुणता कहलाता है। तो दो ध्वनियों में अंतर स्पष्ट करने वाला गुण गुणता कहलाता है। दो ध्वनियों में, जैसे बाहर कुत्ता और बिल्ली का उदाहरण दिया मैंने, वो चिल्ला रहे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन चिल्ला रहा है, इस दीवार के पीछे कौन बोल रहा है आपको पता लग जाएगा। तो जो दो ध्वनियां होती है उनको जो पहचानने का जो गुण होता है वही क्या कहलाता है, गुणता कहलाता है। क्या कहलाता भाई, गुणता कहलाता है। समझ में आ गए होंगे। ध्वनि के तीन गुण बताए मैंने, तीव्रता बताया, तीव्रता के बाद गुणता बताया भाई, तीव्रता बताया, फिर गुणता बताया, फिर तारत्व बताया। आगे देखो, एक ध्वनि का गुण होता है डॉपलर इफेक्ट। ध्यान से समझना, रटाऊंगा अभी। देखो फिजिक्स को रटा नहीं जा सकता है। आप सोच लोगे साहब गुणता का मतलब रटना नहीं है, समझना है, ध्यान से कंसेप्ट को क्लियर करके चलना है, समझ में आ जाएगा 100%। क्या होता है डॉपलर इफेक्ट? डॉपलर नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इनका नाम डॉपलर हो गया। ये पूछा भी नहीं जाएगा आपसे। क्या पूछा जाएगा, देखो कभी मान लो डीजे आ रहा है, आप मान लो जैसे घर के अंदर बैठे हुए हो और घर के अंदर बैठे हुए हो, अगर डीजे आ रहा है, अगर वो डीजे आपके नजदीक आता है तो आपने देखा होगा ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है, अर्थात आपको तेज आवाज आने लग जाती है। कभी कोई डीजे है और वो डीजे आपसे अगर दूर जा रहा है तो आपकी जो ध्वनि की जो तीव्रता है वो कम होने लग जाती है, अर्थात वो आवाज धीरे आने लग जाती है। कभी कहीं डीजे चल रहा है और अगर आप उसके पास चले जाते हो, अगर आप उसके पास चले जाते हो तो डीजे की आवाज तेज आने लग जाती है, और अगर आप उससे दूर चले जाते हो तो डीजे की आवाज कम हो जाती है। ये जो ध्वनि है, देखो अगर आप हो गए स्रोत, आप तो हो गए श्रोता अर्थात सुनने वाले, और एक होता है स्रोत, जैसे मान लो डीजे ही है। इन दोनों की गति के कारण, दोनों में से कोई भी गति कर सकता है, इन दोनों की गति के कारण जो ध्वनि की तीव्रता में जो परिवर्तन आता है, ध्वनि की जो आवृत्ति में परिवर्तन आता है, ध्वनि की आवृत्ति में जो परिवर्तन आता है, यही क्या कहलाता है, डॉपलर इफेक्ट। श्रोता या स्रोत की गति के कारण, ये समझ लो, मैं या तो मैं डीजे के पास जा रहा हूं या डीजे मेरे पास आ रहा है, तो श्रोता हो गया, एक स्रोत हो गया, वो गति कर रहा है, और गति करने के कारण जो ध्वनि की जो आवृत्ति है वो कभी अगर अपने से दूर जा रहा है तो कम हो गई, पास आ रहा है तो बढ़ गई। तो जो ये ध्वनि की जो आवृत्ति है उसके अंदर जो परिवर्तन होता है यही डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। परिभाषा लिखवा दे तुम। समझ में आ गया होगा भाई, ये होता है डॉपलर इफेक्ट। आगे, एक ध्वनि का गुण होता है प्रतिध्वनि। एक ध्वनि का गुण होता है प्रतिध्वनि। एक ध्वनि का गुण हो जाता है भाई आपके सामने प्रतिध्वनि। सर क्या होता है प्रतिध्वनि? एक बार ध्यान से समझना मेरी बात को। आपने परावर्तन समझा है? परावर्तन, परावर्तन का मतलब क्या होता है?
जब कोई कुछ भी आपने फेंका और टकराया और टकराने के पश्चात वापस से लौट गया, वही क्या है? परावर्तन है। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई दीवार है, ये दीवार है, यहां से कोई भी ध्वनि गई और ध्वनि टकराई और टकराने के पश्चात वापस आ रही है। ये ध्वनि यहां पर गई और यहां पर टकराई और टकराने के पश्चात वापस आ रही है। टकराने के पश्चात वापस आ रही है, यहां से आपने आवाज दी, किसी को आवाज दी पहाड़ों में जाकर के, और आवाज वहां पर टकरा के वापस आ रही है, तो यही गुण कौन सा कहलाता है? प्रतिध्वनि कहलाता है। ध्वनि का टकरा करके वापस आना क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि। प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये तो है श्रोता, या स्रोत भी बोल सकते हो इसको, और ये है अवरोध। तो श्रोता और अवरोध के मध्य की कितनी दूरी होनी चाहिए, कितनी दूरी होनी चाहिए कि एक प्रतिध्वनि उत्पन्न हो जाए? अब मैं यूं बोलूं हेलो, तो आवाज रिपीट नहीं होगी, तो कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, लगभग 17.1 मीटर की दूरी श्रोता और अवरोध के मध्य होनी चाहिए, तभी एक प्रतिध्वनि उत्पन्न होगी। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि प्रतिध्वनि उत्पन्न करवाने के लिए श्रोता और अवरोध के मध्य कितनी दूरी होती है? तो वो होती है 17.1 मीटर की दूरी कम से कम होनी चाहिए, कम से कम इतनी दूरी होनी चाहिए। और यहां से टकरा करके वापस आपके कानों तक जो ध्वनि आती है उसमें लगभग 1/10 सेकंड या 0.1 सेकंड लगते हैं। तो श्रोता और अवरोध के मध्य 17.1 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तभी एक प्रतिध्वनि उत्पन्न हो सकती है। और प्रतिध्वनि जब वापस टकरा करके वापस लौटती है आवाज, तो उसमें 1/10 सेकंड का वक्त लेती है, या इस 10 को मैंने ऊपर भेज दिया तो 0.1 सेकंड का वक्त लेती है। समझ में आ गया होगा भाई, बहुत ही आसानी से समझा रहा हूं आपको। फिजिक्स को बहुत टफ नहीं बना करके आपको बहुत ही आसान और आसान लैंग्वेज के अंदर और आसान चीजों से जोड़ करके पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, तो आपको मजा आना चाहिए। अब देखिए ध्वनि की चाल। अब तक जो पढ़ाया दोस्तों, अब तक जो पढ़ाया वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब तक जो पढ़ाया वो समझ में आ जाना चाहिए। अब तक जो पढ़ाया वो समझ में आ जाना चाहिए। ध्वनि की जो चाल मैंने आपको बताई थी कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है ठोस में, फिर होती है द्रव में, और फिर सबसे कम किस में होती है? गैस में होती है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है ठोस में, फिर होती है गैस में, और फिर किस में होती है भाई? ठोस, फिर द्रव, और फिर किस में होती है? गैस में होती है। अभी मैंने लिखवाया था, दोबारा से लिख लेंगे, बता रहा हूं इसको भी कैसे याद करना है। बिल्कुल आसान, देखना कैसे याद करोगे। 5130 ये ठोस में होती है 5000 में, यहां 1480 1400 में, और यहां होती है 332। कई किताबों में 330 भी लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लेनी है। तो ध्यान कैसे रखोगे? 5 4 3, 5 4 3, ऐसे ध्यान रखना। 5130, 1480, 332, ये ध्यान रखना। सीधा अगर एग्जाम का लेवल बढ़ेगा तो ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। समुद्र की गहराई मापने में फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि समुद्र की गहराई मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की चाल ठोस में सर्वाधिक होती है 5130, द्रव में 1480, गैस में 332। समुद्र की जो गहराई है वो फेदोमीटर में मापी जाती है भाई, फेदोमीटर में मापी जाती है। बताओ भाई, इतनी बातें सभी को समझ में आ गई क्या? अगर ये जो साउंड चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीट, पटवार, वनपाल, वनरक्षक सभी एग्जाम्स में लगेगा। आराम से इस वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार मैं फास्ट रिपीट करवा देता हूं।
सॉरी दोस्तों, तरंगे दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंगे और एक यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगों का उदाहरण ध्वनि, इनको माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात में प्रवाहित नहीं हो सकती। अयांत्रिक तरंगे प्रकाश उदाहरण होता है। ध्वनि अनुदैर्घ्य प्रकार की है और प्रकाश अनुप्रस्थ प्रकार की है। देखो अनुप्रस्थ में प्र दिख रहा है, प्रकाश है, अनुदैर्घ्य में ध दिख रहा है, तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य हो गई। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है ध्वनि। ध्वनि के अंदर आपको ध्यान रखना है ध्वनि के बारे में, यांत्रिक तरंगे हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं और ठोस में सर्वाधिक होती है। ध्वनि के तीन प्रकार हो गए, 20 हर्ट्ज से कम, 20 से 20,000 और 20,000 से अधिक होती है पराश्रव्य, जिसका प्रयोग सोनार में किया जाता है। सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। आगे ताप बढ़ाएंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। आर्द्रता बढ़ाने पर भी ध्वनि की आवृत्ति बढ़ जाएगी। दाब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट तीव्रता। तीव्रता के अंदर आपको याद रखना है कि ध्वनि का मंद और धीमे होने का जो गुण है वो तीव्रता कहलाता है। तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है तारत्व। पिच, महिलाओं की जो आवाज है वो पतली होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनका पिच जो होता है, तारत्व जो होती है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। गुणता दो कोई भी ध्वनियों में अंतर स्पष्ट करने का जो गुण है वो गुणता कहलाता है। नेक्स्ट डॉपलर इफेक्ट, मैंने आपको बताया अगर डीजे आपके पास में आ रहा है तो आपको ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती हुई सुनाई देगी और अगर डीजे आपसे दूर जा रहा है तो ध्वनि की आवृत्ति घटती हुई दिखाई देगी। तो ये जो आवृत्ति है ये बदलने की प्रक्रिया ही डॉपलर इफेक्ट कहलाती है। नेक्स्ट ध्वनि का टकरा करके वापस लौटना प्रतिध्वनि कहलाता है। तो अवरोध और श्रोता के मध्य 17.1 मीटर की दूरी होना चाहिए और अगर प्रतिध्वनि आप तक पहुंच रही है तो उसको कितना समय लगता है, 0.1 सेकंड या 1/10 सेकंड लगता है। और लास्ट याद रखना है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में, फिर द्रव में और फिर गैस में होती है। और समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। भाई फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ ये ध्वनि चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन नेक्स्ट क्लास लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।